नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी पिछले कुछ समय से मीडिया के थ्रू ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि देश भर में मानव तस्करी बढ़ते जा रही है। आपने बहुत सारे ऐसे खबरों पर ध्यान दिया होगा जिसके अंतर्गत इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे, महिलाएं गायब होने लगी, युवा गायब होने लगे। और खास करके अगर आपने राजधानी दिल्ली के पिछले दिनों जो खबर आई कि बहुत सारे बच्चे अचानक से गायब होने लगे हैं, तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीज़ों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब ये मसला बेहद गंभीर होता हुआ जा रहा है, चूंकि सरकार से इन सब चीज़ों पर जब बात की गई तो मामला बहुत क्लियर नहीं हो पाया। अब ये एक पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है कि इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही देखे कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ और उसके अंतर्गत मान लेते हैं किसी का यौन शोषण ही होता है, तो कुल मिलाकर के होता क्या है कि हमारे यहाँ जो एक नज़र है लोगों के देखने की, या कानून व्यवस्था भी रहा है कि पीड़ित को ही हम विक्टिम मान लेते हैं। जिसके साथ आप कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार हुआ, उसी से हम प्रश्न पूछने लग जाते हैं। हमारा समाज उसी हिसाब से बधा हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही ये बातें की गई कि ये जो मानव तस्करी हो रहा है, इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या प्लान है, इसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या सोच रही है। और जब तक सरकार के पास कोई प्लान नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को लेकर के मामला आगे बढ़ाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन, ये दो जो जस्टिस रहे हैं, इन्होंने इस मामले की सुनवाई की। पीआईएल जो पहुंचा था, जो जनहित याचिका गया था, वो प्रज्वल एक कह सकते हैं एनजीओ है, सिविल सोसाइटी की भूमिका निभा रही है, और यह पीआईएल लेकर के पहुंची। पीआईएल में क्या क्या बातें कहा गया, क्या क्या मसला उभर करके सामने आया, ये समझिए। वर्ष 2004 में ही ये मामला गया था। अब देखिए, बहुत लंबा समय है। हमारे देश के अदालतों में कोई मामला जो है बहुत लंबे समय तक लंबित होता है, उसका एक उदाहरण ये भी है। हालांकि इस बात को लेकर के लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था। इस संस्था ने यह आरोप लगाया कि यौन शोषण के शिकार जो व्यक्ति हैं, उनको ही पीड़ित मान लिया जाता है। हमारे समाज में आपने ऐसा देखा होगा, है ना। फिल्मों के डायलॉग आपने सुने होंगे कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आप इस तरह के डायलॉग देखते हैं, फिल्मों में सुनते हैं ना। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, भला उसकी क्या गलती है, लेकिन उसी को हमारा समाज दोषी भी मान लेता है, उसी को अपराधी की तरह देखा जाता है, उसी को समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के देश में डिबेट की बात थी। और अगर आप ध्यान होगा तो जब हम आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड, और अब आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के आलोक में यहाँ कुछ परिवर्तन भी हुआ। 3 क्रिमिनल लॉ जो था 2023 से पहले, 2023 में उसको प्रतिस्थापित किया गया। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, भारतीय दंड संहिता की बात की गई, इंडियन पिनल कोड की बात की गई, है ना, दंड संहिता। आगे यहाँ क्या है, भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय की बात की गई। यही कहा जा रहा है कि इस सोच में परिवर्तन होना चाहिए। जब आईपीसी था तो अंग्रेजों के जमाने का कानून, अंग्रेज दंड देने में बिलीव करते थे, क्योंकि उनको भारतीय गुलाम को कहीं न कहीं पकड़ के रखना था, उस पर अत्याचार करना था, उसको अपने कब्जे में रखना था। तो वो भारतीयों को हमेशा ही दोषी के नजर से देखते थे, तो दंड के हिसाब से सोचा जाता था। लेकिन उसी कानून को हम स्वतंत्र भारत में भी आगे बढ़ाते हैं। तो जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, अगर मान लेते हैं किसी के साथ रेप ही हुआ, यौन उत्पीड़न होता है, तो यहां पर इसी आईपीसी के अंतर्गत हम आगे जब बढ़ते थे तो हम दंड के हिसाब से सोचते थे, यानी कि जिसने दुर्व्यवहार किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर उस व्यक्ति का क्या जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो विक्टिम है, उसके लिए हमने क्या सोचा, यानी कि सोच की बात की जाती है। जब हम यहां पर बीएनएस लेकर के आए तो आपको ध्यान होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब चीजों को बहुत डिटेल से समझाया था। उन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा किया था कि यहां दंड से हम शिफ्ट हो रहे हैं, कहां पर, न्याय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति गलत कार्य किया है उसको तो सजा दी ही जाएगी, लेकिन कानून का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए, न्याय देने पर। और न्याय अगर देने की बात कर रहे हैं तो किसके हिसाब से आप सोच रहे हैं, विक्टिम के हिसाब से सोच रहे हैं, जो पीड़ित है उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के बातें की गई थी। यहां पर एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। वर्ष 2015 में
केंद्र सरकार ने मानव तस्करी कानून और विशेष जांच एजेंसी यानी कि OCIA, ये ध्यान रखिएगा, ये एजेंसी बेहद महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। इसका आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने। ये कब दिया था? 2015 में। देश भर में बहुत सारे इस तरह के केसेस आने लगे थे, लेकिन आश्वासन तो दे दिया, अभी तक ये लागू नहीं हो सका है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम व्यवस्था के रूप में विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान तैयार होना चाहिए और उसी को के अंतर्गत जो है वो कार्य होते रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट क्या क्या रहा है। सबसे पहले डिग्निटी के राइट्स को लेकर के बात किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मानव गरिमा प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट से जोड़ा गया, यानी कि हमारे संविधान के पार्ट 3 में जो इसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन का अधिकार। लेकिन जीवन के अधिकार में केवल इतना शामिल नहीं है कि व्यक्ति सांस लेता रहे। जीवन के अधिकार में यह बात निहित है कि उस व्यक्ति को गरिमामयी जीवन मिले, यानी कि डिग्निटी लाइफ में बहुत जरूरी है। यह सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइंड भी किया था। तो कुल मिलाकर के एक टिप्पणी तो ये रहा। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मानव तस्करी क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको एक वस्तु के तौर पर फिर देखा जाने लग जाता है। जब किसी व्यक्ति को वस्तु के तौर पर देखा जाने लग जाएगा तो उसकी डिग्निटी समाप्त हो जाएगी। हम कहते हैं ना कई बार कि उस व्यक्ति ने मेरा यूज किया, मतलब यारी दोस्ती में भी बातें कही जाती ना, यूज किया, यानी कि तब क्या होता है? यूज हम किस चीज के करते हैं? किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास मोबाइल है, पेन है, मेरे पास ये मार्कर है, तो कुल मिला के क्या कहते हैं? हम वस्तु का यूज कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, वस्तु है। लेकिन जब व्यक्ति के साथ यही होने लग जाएगा तो उसकी डिग्निटी का हनन हो जाता है। और कुल मिलाकर के गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक और सुरक्षा तस्करी की परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया और फिर कहा कि अगर ऐसा होता है तो पुनर्वास, और फिर पुनर्वास के साथ मौलिक अधिकार। मान लीजिए किसी का आप कह सकते हैं यौन उत्पीड़न ही हुआ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए, तो उनको कुछ संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत उनके सही से पुनर्वास किए जाने चाहिए, जिसमें आर्टिकल 21 की बात की गई। आर्टिकल 21 बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम संविधान पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, तो 14, 19 और आर्टिकल 21, तो 21 भी गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत शब्द पर ध्यान दीजिए। जब आर्टिकल 23 पर हम चलते हैं तो यहां पर स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी का क्या होगा? निषेध होगा। सोचिए, एक समय दास प्रथा हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। एक समय बंधुआ मजदूरी की बहुत बातें थी, जिसमें बेगारी की बातें थी। अगर मुंशी प्रेमचंद के आप उपन्यासों को पढ़ेंगे, खास करके गोदान या उनकी कहानी कफन वगैरह को, तो आपको इसमें दिखेगा। सदगति उनकी कहानी है जिसमें दिखता है कि बंधुआ मजदूरी क्या रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के एक समय में हमारा समाज जो है वो बंधुआ मजदूरी में बिलीव करता था। मानव तस्करी तब भी होते थे, अब भी ये होता है। तो कहा गया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत डाला कि इन तमाम चीजों पर निषेध रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। और इसके अंतर्गत अगर बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी से किसी का बचाव किया जाता है तो बचाव ही पर्याप्त नहीं है। शब्द पर ध्यान दीजिए। राज्य की एक और जिम्मेदारी है स्टेट की। वो स्टेट की जिम्मेदारी क्या होगा? आपको पुनर्वास भी कराना पड़ेगा। यानी कि किसी व्यक्ति का ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया है या यौन शोषण किया गया है, बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत उसे रखा गया, उसने इन तमाम चीजों को झेला है, तो वो नैतिक रूप से आप सोचिए क्या वो समाज में जाने की मन स्थिति उसकी रह जाएगी? वो पूरी टूट चुका होगा। तो कुल मिलाकर के उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी किया जाए। अब वो पुनर्वास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर कैसे हो सकता है, ये स्टेट इसकी तैयारी करे। और यहां पर विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान को लेकर के चर्चा किया गया कि इसे तब तक चलाया जाए। अब यहां पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें रेस्क्यू के दौरान कहा गया कि पीड़ितों को अपराधी बिल्कुल नहीं समझा जाएगा, गिरफ्तारी या दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको गोपनीय रखा जाए, चाहे वो बच्चे हो, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो, दिव्यांग हो, मानसिक रोगी हो, इनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, विशेष सुरक्षा की बात की जाए। और जब बचाव हो जाता है तो उसके बाद पुलिस लॉकअप में इन्हें नहीं रखा जाए।
कई बार इस तरह की घटनाएं हम मीडिया के द्वारा सुनते हैं कि पुलिस लॉकअप में रखा गया, वो अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इनको जल्द से जल्द कानूनी सहायता दिया जाए, संभव है तो निःशुल्क सहायता दिया जाए, इनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा जाए। इसके अलावा इनकी काउंसलिंग कराई जाए, जो सामाजिक परामर्श कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाए। शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया इनके लिए सुनिश्चित कराया जाए और जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए। और पुनर्वास संरक्षण गृह जेल जैसे नहीं होंगे। सबसे पहली बात, प्रत्येक जो व्यक्ति है इनके लिए व्यक्तिगत पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी और वहां पर भी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आजीविका यानी कि स्किल वगैरह उनको सिखाया जाएगा, सरकारी योजना से उसको जोड़ा जाए। और कुल मिलाकर के वित्तीय समावेशन का मतलब है बैंक तक हर व्यक्ति की पहुंच और हर व्यक्ति तक बैंक की पहुंच, है ना। वो जो जन धन अकाउंट खुला था ना, 0 रुपया वाला, याद है, वो वित्तीय समावेशन को लेकर के था कि हमारे देश का हर व्यक्ति बैंक से जुड़ जाए, यानी कि फाइनेंशियल समझ उसकी बढ़ जाए। न्यायालय के अन्य निर्देश क्या है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि AHTU को मजबूत किया जाए। इसके अलावा इस इकाइयों का नेतृत्व कौन करेंगे? तो DSP स्तर के अधिकारी ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो तस्कर और पीड़ित हैं इनका डेटा बेस जो है विकसित किया जाए और विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की बात की जाए। ये सारे काम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज को लेकर के यहां पर बातें की। जब ये डिबेट आगे बढ़ा तो कहा गया कि जो यौन कार्य हैं, अगर कोई व्यक्ति वो स्वैच्छिक तौर पे कहता है, कंसेंट से करता है, सहमति के साथ करता है, फिर उसकी क्या स्थिति होगी? तो इसमें न्यायालय ने कहा कि वयस्क महिलाओं की सहमति सर्वोपरि होगी। अब यहां पर ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। वयस्क महिला कहने का मतलब है 18+, ठीक है। 18+ होते ही क्या होता है? वयस्कता आएगा, एडल्ट्री आप में आएगी, तो निश्चित तौर पर आपको अधिकार सहमति देने की बात है। अगर आप सहमति देते हैं तो यह सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन इससे नीचे हो तो पॉक्सो वाला मामला आएगा, उसमें कंसेंट नहीं होगा। यहां पर इस बात के सुप्रीम कोर्ट के इस बात को ठीक से समझ लेना है। तो 18 से नीचे अगर सहमति किसी महिला ने दिया है, इसके बावजूद भी उससे कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहां ध्यान रखना है। यदि कोई वयस्क महिला स्वेच्छा से यौन कार्य कर रही है तो जबरन संरक्षण गृह में उन्हें नहीं भेजा जा सकता। यह भी क्लियर कर दिया गया है कि आप उसे जबरन ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपको हम संरक्षण गृह में देंगे, पुनर्वास करवाएंगे, ये सब नहीं हो सकता। उनकी सहमति इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट को पहले ये जांच करनी होगी कि मामला तस्करी का है या स्वैच्छिक यौन कार्य का। ये दोनों चीजें हो सकता है और बहुत बारीक अंतर है इन चीजों के बीच में, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। और मानव तस्करी से संबंधित अब संवैधानिक और कुछ कानूनी प्रावधान जो है जरा उस पर विचार करते हैं, जिसको लेकर के हमने पहले भी चर्चा किया कि अनुच्छेद 23 जिसमें मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी और अन्य प्रकार के जो जबरन श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत चर्चा किया। और अनुच्छेद 21 में जब चलेंगे तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को यह कहा गया कि गरिमामयी जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें दिया गया और इसको आगे बढ़ाते हुए जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए इसको अब पर्यावरण तक के इशू से जोड़ दिया गया है। तो आर्टिकल 21 किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि इसकी व्याख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जैसे मैंने चर्चा किया BNS 2023 की 2023 में 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज आए, जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे IPCs, इनको खत्म करता हुआ, प्रतिस्थापित करता हुआ इनको लाया गया, जिसके अंतर्गत BNS में मैंने पहले ही बताया कि न्याय पर यहां पर जोर दिया गया। भारतीय न्याय संहिता यानी कि चाहे वो मानव तस्करी हो, शोषण हो, खरीद फरोख्त हो जाए, संगठित अपराध के शिकार हो जाए, तो पीड़ितों के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए, उसकी सुरक्षा पर बल दिया जाए, न्याय की अवधारणा पुष्ट की जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और है अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत कहा गया कि वेश्यावृत्ति हेतु तस्करी और यौन शोषण की रोकथाम किया जाए, दलालों, देह व्यापार चलाने वाले और ग्राहक के विरुद्ध जो है वह भी कार्रवाई करने की बात की गई। अब बालकों से संबंधित देखेंगे बाल संरक्षण कानून को लेकर के चर्चा, जैसे मैंने पॉक्सो को लेकर के अभी आपसे बात किया था कि 18+ में तो यह है कंसेंट की बात, लेकिन उससे नीचे में अगर कोई 16 साल की बच्ची होती है, आप कहेंगे कि ये कंसेंट हमारा था, इसके बावजूद भी इसे नहीं माना जाएगा, तो कुल मिलाकर के वो पॉक्सो के अंतर्गत आ जाएगा, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत देखा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। इसके अंतर्गत कहा गया कि संकटग्रस्त एवं तस्करी के शिकार जो बच्चे हैं उसकी देखभाल कैसे किया जाएगा, उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा,
संरक्षण के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था कैसे की जाएगी और फिर उसके बाद सामाजिक पुनर्स्थापन कैसे किया जाएगा, यानी कि समाज में उन्हें वापस रिटर्न कैसे किया जाएगा, समाज में जाके गर्भावय जीवन कैसे वो जी सकते हैं, इसकी बात की गई। इसके अलावा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016 लाया गया, जिसके अंतर्गत बाल श्रम पर रोक लगाना और बालक शोषण और तस्करी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर रोकथाम को लेकर के कार्य करना ये था। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो पुनर्वास और प्रवर्तन तंत्र है। अब मान लीजिए यहां तक रेस्क्यू हो गया तो पुनर्वास कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को जोर देना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत है बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो है उसको पूरी तरह से समाप्त करना और पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान करना। इसके अलावा एनआईए के विषय में हम हमेशा सुनते रहे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। अब एजेंसी की बात करेंगे तो 2019 के संशोधन के बाद अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के मामलों के लिए जांच के लिए अधिकृत एक संगठन है। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले किया था, AHTU। देखिए AHTU पर प्रश्न बन सकते हैं, आने वाले समय में काफी चर्चा में रह रहा है, जिसके अंतर्गत इसका क्या टारगेट दिया गया है कि मानव तस्करी की रोकथाम कीजिए, आप बचाव कीजिए, जांच कीजिए, पुनर्वास के लिए विशेष पुलिस इकाई बनाइए, एनजीओ हो गया, आश्रय गृह हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता है, अन्य विभाग हैं, इन सभी के साथ मिलकर के आप कार्य करते रहे। तो कुल मिलाकर के तमाम नियम कानून का उद्देश्य यही है कि मानव तस्करी की रोकथाम किया जाए, पीड़ितों की सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा हो गया तो पुनर्वास और सशक्तिकरण किया जाए, और इन तमाम माध्यमों से ये गरिमामयी जीवन कैसे जी सकते हैं इस पर जोर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो डिबेट है सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके अंतर्गत कहा गया है विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान भारत में पीड़ित केंद्रित न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसको फिलहाल जारी रखा जाए। यह निर्णय फिर मानव तस्करी के शिकार जो व्यक्ति हैं उनको बचाने तक सीमित न रख करके उनके गरिमामयी जो है पुनर्वास या आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता को लेकर के बेहतर करने को काम में लाया गया है, और अनुच्छेद 21 और 23 की भावना को और मजबूत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बल दिया है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में यह उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये डिबेट हुआ है सरकार इसको गंभीरता से लेगी और कोशिश किया जाएगा कि जिस तरह से देश भर में बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए तमाम एजेंसियों की मदद से। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके जरूर बताएं। संस्कृति IAS चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।